हाय मेरे जेकेटीएन, वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार देखो, बच्चों की भरपूर डिमांड पे हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, बिलीव मी। 14 नंबर का चैप्टर है बोर्ड। यार अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पकड़ लेते हो ना, अच्छे से जकड़ लेते हो अपनी मुट्ठी में, तो आपको ना एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है, एक पंप मिलता है कि यार हमारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी चल रही है। यार 14 नंबर का चैप्टर जो है ना, हमने पक्का कर दिया है। 14 नंबर का ये हो गया नेशनल इनकम, 10 नंबर 24 तो यही हो गया आप लोगों। तो इसीलिए मैं आप लोगों को टाइम एंड अगेन बोल रहा हूं कि इस चैप्टर में बिल्कुल भी लापरवाही मत दिखाओ। जितना हो सके कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखो, जितना क्या पूरी कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखो, सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो, ठीक है। और बस मैं ये दावा देता हूं आप लोगों का कि यार आपने मेरा साथ दे दिया ना, तो बोर्ड्स में आपका रिजल्ट अल्टीमेट आएगा यार, बिलीव मी। ठीक है, और ऐसे नहीं बोल रहा यार मैं, ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहा। मेरे को पता है इस मार्केट में आपको क्या बोलूं, अगर भरोसा दिलवाना है बच्चों में ना, पहले आपको प्रूफ देना पड़ता है लिटरली। तो यार प्रूफ आपके सामने है। मतलब मैंने जितनी शिद्दत से पढ़ा, मैंने जो अपने टाइम पे गाइडेंस मिली मुझे और उसके अकॉर्डिंग मैंने इम्प्लीमेंटेशन करी, तो रिजल्ट यही था कि यार आप लोगों के सामने मैं ये लिख सकता हूँ अपनी वीडियो में कि आई एम एन SRCC एलुमिनाई। ठीक है, और बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपोजर जो आज मैं खुल के इस वीडियो में बोल पा रहा हूँ ना, शायद अगर मैं ये 12th में वीडियो बना रहा होता ना, तो भैया मैं बोल भी ना पाता। इवन दो मेरे को पता है मेरे सामने कोई भी नहीं है, ठीक है, ये टोटली रिकॉर्ड करके जाने वाली है वीडियो, लेकिन मुझे पता है ये कोई भी नहीं है मेरे सामने, बट मैं फिर भी ना बोल पाता। ये लाइफ में अगर आपको अच्छा एक्सपोजर ऐसा चाहिए तो यार मन लगा के पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज की सेकंड क्लास। लास्ट क्लास में हमने एडी और उसके कंपोनेंट, देखो इनकम डिटर्मिनेशन के लिए जरूरी है एडी एज वेल एज एएस, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। तो लास्ट क्लास में हमने एग्रीगेट डिमांड्स बहुत अच्छे से समझ लिए थे, ठीक है, और कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने, उसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि कई बार सीधा क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन करो एडी के कंपोनेंट्स। आज हम एग्रीगेट सप्लाई और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो समझेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्रीगेट सप्लाई को इनकम क्यों बोला जाता है ये भी ध्यान से समझिए। तो एग्रीगेट डिमांड हमने क्या बोला था यार, जितनी भी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक मानेंगे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और उनकी डिमांड कितनी कंज्यूमर्स करने की सोच रहे हैं एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हमने बोला भी था ये फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, और हमने एग्रीगेट डिमांड को ये भी समझा था कि ये एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम क्वांटिटी ऑफ गुड्स नहीं देख रहे, हम वैल्यू देख रहे हैं, उसकी मॉनिटरी वैल्यू। तो जितने की मार्केट में मिल रहे होंगे उतना ही तो पैसा खर्चेंगे। तो एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी। आज हम पढ़ेंगे सप्लाई, क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, सप्लाई भी तो उस हिसाब से होनी चाहिए ना। तो एग्रीगेट सप्लाई, अगेन गुड्स एंड वैल्यूज को हम एक ही मानेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी है उनको एक ही मानेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई वो टोटल वैल्यू होती है उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमारी इकोनॉमी में बन रहे हैं। अब डिमांड जो था वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्योंकि डिमांड कंज्यूमर ही करेगा, सप्लाई कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा। तो यहां पर प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि वो एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे, कि इतना इनकम होगी तो कितना सप्लाई करने की सोचेंगे, वो सोचेंगे। अगेन प्लानिंग, एक्चुअल की तो बात ही नहीं कर रही है, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था। We are not talking about actual, we are talking about planning, planned. ठीक है, तो aggregate supply is the total value of goods and services that all the producers in an economy are planning to produce at a given level of income over a period of time. ठीक है, कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स है, सारे प्रोड्यूसर्स को एक ही मान रहे हैं। अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स की यही सबसे बड़ा फीचर है कि आपको सारी चीजों को वन ही मानना पड़ेगा, एक ही है। तो ऑल द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस और सप्लाई। ठीक है, स्टॉक की बात ही नहीं कर रहे हम यहाँ पर, कितना स्टॉक रख रहे हैं वो नहीं, कितना मार्केट में लेकर आएंगे वो। ये आपने सेम चीज पढ़ी थी आपने जब क्लास 11th में सप्लाई चैप्टर पढ़ा था। आज हम उसी का एग्रीगेट लेवल पर। तो प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब एएफ इज द वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट। यार देखो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू देख रहे हैं।
और ये हमने अच्छे से नेशनल इनकम में पढ़ा था। यू रिमेंबर, हमने नेशनल इनकम में अच्छे से पढ़ा था कि जितने के गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होते हैं और वो जो पैसा आता है वही एज अ इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा का पूरा एज इट इज। और हमने जब पढ़ा है कि गवर्नमेंट हमारा सेक्टर नहीं है तो कोई टैक्सेस और ये सब है ही नहीं। हमने लास्ट क्लास में क्लियर कर लिया था ना कि सिर्फ दो ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड्स है, दूसरा फर्म्स है, बस। गवर्नमेंट नहीं है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। जितने के गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगे और जो पैसा आएगा बेचकर, उतनी ही तो इनकम एज अ डिस्ट्रीब्यूट होगी इकोनॉमी में। तो दैट मीन्स जितना आउटपुट बन रहा है वही आपकी नेशनल इनकम हो गई। नेशनल इनकम को हम मेजर भी कैसे करते हैं? एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल। और ये पी क्या होता है? प्रोडक्ट से ही तो होता है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जितने का हमारा आउटपुट बन रहा है इकोनॉमी में उतने की इनकम होगी। दैट मीन्स टेक्निकली अगर हम देखें तो एग्रीगेट सप्लाई इनकम नहीं हो गया? एग्रीगेट सप्लाई इनकम नहीं हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से बताओ मुझे। ठीक है, तो AS इज इक्वल टू वाई इसीलिए होता है। ठीक है, अब इनकम क्या होती है? जो पैसा आप कमाते हो, क्या जी? अब ये इनकम के दो यूज होते हैं। जब आपके हाथ में पैसा आता है तो इनकम के दो यूज होते हैं। या तो आप उसे कंज्यूम करते हो, क्या करते हो? कंज्यूम करते हो। या तो आप उसे सेव करते हो। या तो आप उसे कंज्यूम करते हो या तो आप उसे सेव करते हो। अच्छा, कंजम्पशन वैसा ही है जैसा हमने एडी में पढ़ा था, कुछ अलग नहीं है इसमें। जैसा कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन कर्व जो हम सारा एडी में पढ़ के आ रहे हैं वो हूबहू वैसा ही है, वही आपका फंक्शन है। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू बार प्लस बी वाई। की बार ये था ऑटोनॉमस कंजम्पशन, वाई हो गई आपकी इनकम, ठीक है, और बी हो गया आपका एमपीसी। ठीक है जी, तो वो हूबहू एज इट इज है। ठीक है, अब बात करते हैं सेविंग की, लेकिन सेविंग से पहले हम चलेंगे हमारे एग्रीगेट सप्लाई के कर्व पर। ठीक है, अब ये देखो आपके सामने ये शेड्यूल है, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। अब डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे डिफरेंट डिफरेंट कंजम्पशन होगी, डिफरेंट डिफरेंट सेविंग होगी, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? AS। और AS आप देख सकते हो ऑलवेज इक्वल टू इनकम है, वो हमने देख ही लिया अभी ऊपर। ठीक है, ईच एंड एवरी लेवल ऑफ इनकम पे सेम है। और यही अगर हम इसके कर्व की बात करें, AS कर्व की, ये AS कर्व है, तो यहां पर आता है हमारा इनकम। क्या आता है हमारा? इनकम एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे आ जाएगा हमारा दूसरे वेरिएबल। मैंने क्या बोल दिया था कि यार जितने भी चैप्टर में डायग्राम बनेंगे सब पे एक्स एक्सिस पे एक ही चीज रहेगी, इनकम। और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल जिनका हम कर्व बना रहे हैं वो वाई एक्सिस पे आ जाएंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई आ गया यहाँ पर। अब हमें पता है कि यार AS इज इक्वल टू वाई है, तो जो जो इनकम होगी वही वही AS होगा, एग्रीगेट सप्लाई सेम। और जब हमारे कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, जैसे 1 1, ये पता होगा मैथ्स वाले बच्चों को, 2 2, 3 3, तो हमारी एक 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन निकलती है एक्स एक्सिस, सॉरी ओरिजिन से 45 डिग्री। तो जब भी आप AS को बनाओ ऐसी स्ट्रेट लाइन एकदम ऐसे 45 के एंगल पे, ये एंगल 45 मेंशन करना जरूरी है तभी टीचर को समझ आए। भले ही आपका एंगल थोड़ा ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, लेकिन ये 45 जब आप लिख जाओगे टीचर समझ जाएगी। ये बच्चे के बाद D नहीं थी, इसने अभी रफ हैंड से बना दिया, तो टेंशन वही है। ठीक है, तो ये होता है आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब एग्रीगेट सप्लाई कर्व में इतना कुछ समझने वाला नहीं है। एग्रीगेट डिमांड की तरह इतने कोई इसके पॉइंटर्स नहीं है। ठीक है, कि ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें जो मेन समझने वाला है वो हमारा सेविंग कर्व है। क्या है? हमारा सेविंग कर्व। ठीक है, चलिए तो इसकी तरफ बढ़ते हैं। सेविंग कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। उससे पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आपको एक इंफॉर्मेशन देना। भैया एडू कैप्टन ने ठान लिया है, ईच एंड एवरी मेंबर ने ठान लिया है कि बच्चों के बोर्ड्स में हमने नंबर लेकर आने किसी भी तरीके। तो हमारा मिशन है बोर्ड्स। ठीक है जी, चंद्रयान 3 की तरह जब तक बोर्ड्स का अच्छा रिजल्ट हम अपनी रिपोर्ट कार्ड में लैंड नहीं करवा लेते, भैया हम चैन से नहीं बैठने वाले। ठीक है जी, बोर्ड्स को समझो मून और अपने आप को समझो इसरो। ठीक है जी, और बस आपने अच्छी मेहनत करनी है, मेहनत का नाम है चंद्रयान 3, और अपने आप वो बोर्ड्स पे जाकर लैंड हो जाएगा और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, और ये चीज हम करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली नो हिडन चार्जेस एट ऑल।
कोई भी चार्ज नहीं है, हिडन क्या, नो चार्जेस है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट नो। एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे जाओ, वहां पर फ्री कोर्स लिखा होगा, वो फ्री कोर्स पे टैप करो, आपके सामने सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट के आपके फोल्डर्स बने दिख जाएंगे विद रिस्पेक्टिव फैकल्टी टीचर जी, बड़े खूबसूरत खूबसूरत टीचर, और उन पे क्लिक करो चैप्टर्स के फोल्डर, देन उसके अंदर वीडियोस, नोट्स, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, मतलब एवरीथिंग इज सॉर्टेड। इससे ज्यादा सॉर्टेड वे में क्या है यार, क्या बताओ यार, प्यार बरसाओ ना यार, हार्ट वार्ट भेजा करो कमेंट में ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चलो तो सेविंग फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीगेट में सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन तो सेम है, हम पढ़ चुके हैं, डिट्टो एज इट इज, ठीक है, ये कंजम्पशन का। अब जैसा कि आप देखो डेरिवेशन कर रहे हैं हम हमारे सेविंग फंक्शन की, जैसे हमने C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई करा था कंजम्पशन का, जब उसकी कोई डेरिवेशन नहीं तो वो लॉजिक था कि मिनिमम इतना कंजम्पशन होगा, प्लस जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, ये इंड्यूस्ड हो गया, ठीक है। तो इसी से हमारा सेविंग फंक्शन कैसे डिराइव होगा, देखो y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, ये हमें पता है, as इज इक्वल टू y और as के कंपोनेंट है सी प्लस। अब हमने कुछ भी नहीं करना, c को एक्सपेंड कर देना है, विच इज सी बार प्लस y और s एज इट इज चल। s का हमने फंक्शन निकालना है तो s को एक जगह रखते हैं, इस पूरे को हम दूसरी जगह ले जाते हैं, नेगेटिव में हो जाएगा, तो s की वैल्यू हो गई माइनस सी बार माइनस बी वाई प्लस वाई, वाई तो पहले से ही प्लस में है, माइनस सी बार, वाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस बी और बाहर ब्रैकेट में, तो ये आ गया आपका सेविंग फंक्शन, ठीक है। ये जो माइनस सी बार है इसको हम बोलते हैं डिस सेविंग, जिसको हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको मेंशन किया। देखो सी बार क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की, बंदे की जब इनकम नहीं है फिर भी उसको अपना शरीर चलाने के लिए, जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए मिनिमम इतना खर्चा तो करना है। तो हमने बोला था वो दो जगह से खर्चा कर सकता है वो जब इनकम ही नहीं है, तो एक सेविंग से अपनी, दूसरा बोरो कर लेगा। तो हमने बोरो वाला रूल आउट कर दिया था, हम सेविंग पे स्टिक रहे थे कि सेविंग से करेगा। तो अब खुद सोचो जब उसकी जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो वो अपनी सेविंग से निकाल रहा, तो सेविंग तो नेगेटिव में जा रही है, पहले जितनी थी बढ़ने के बजाय और कम हो गई, माइनस में चली गई। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हमेशा सेविंग माइनस से स्टार्ट होती है, जब आपकी इनकम बहुत कम होती है और कंजम्पशन के लिए वो मिनिमम खर्चा चाहिए तो बंदा अपनी सेविंग से निकाल, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, डिस सेविंग। इसको ऑटोनॉमस मत लिख देना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन नहीं होता, ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार होता है, कि आगे माइनस लगा देंगे तो ये बन जाता है डिस सेविंग, ठीक है। और ये 1 माइनस बी क्या होता है, अच्छा बी होता है आपका एमपीसी, बी क्या होता है आपका एमपीसी, एमपीसी क्या होता है, एमपीसी होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आज हम ये भी पढ़ेंगे अच्छे से क्या होता है ये, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, समझे ये बात कि नहीं समझे। अच्छा इसी को हम स्लोप ऑफ वो बोलते हैं कंजम्पशन का, ये कई बच्चों को पता नहीं होता, स्लोप ऑफ कंजम्पशन का, ठीक है। और यहां पर 1 माइनस बी बन रहा है, बी नहीं बन रहा, बी तो कंजम्पशन में था, यहां 1 माइनस बी बन रहा है। 1 माइनस बी मतलब एमपीएस, एमपीएस क्या होता है आपका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है आपका स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन, सेविंग कर्व, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक जितना समझाया मैंने समझ में आ गया, क्योंकि इस चैप्टर में जहां पर आपने सावधानी हटा दी, जहां पर सावधानी हटी समझो वहां दुर्घटना घटी, ठीक है, कंसंट्रेशन लैग नहीं करनी है। चलो अब आ जाओ, हमने सेविंग फंक्शन की डेरिवेशन तो देख ली, अब हम सेविंग कर्व की भी डेरिवेशन देख लें। कई बार ऐसा होता है हमारे पेपर में कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व डिराइव करने को आ जाता है, पहले आता था 8-8 नंबर में क्वेश्चन आ जाता सीधा, मेरे टाइम पे आता था, ठीक है। अनलकीली मेरे टाइम पे नहीं आया, लेकिन उस टाइम के अराउंड ऐसे क्वेश्चन आते थे, या फिर सेविंग कर्व से सीधा कंजम्पशन कर्व डिराइव करो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। देखो हमें पता है कि कंजम्पशन कर्व जो होता है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और ऐसे देन पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, अपवर्ड की तरफ जाता है, और ये 45 डिग्री लाइन
इनकम लाइन भी बोलते हैं या फिर हम इसको रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। अब जहां से ये स्टार्ट हो रहा है वाई एक्सिस के ऊपर से, उतना ही सेविंग कर्व हमारे वाई एक्सिस के नीचे से, ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगा वाई एक्सिस के नेगेटिव पे, क्योंकि अल्टीमेटली सेविंग फंक्शन कहां से स्टार्ट होता है, माइनस सी बार से। सी बार वही पॉजिटिव वाला हो गया तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे चला गया, माइनस सी बार जो पॉइंट हो गया वो नेगेटिव वाला हो गया तो वो वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड पे चला गया ओरिजिन के नीचे। तो हमें एक पॉइंट मिल गया। देखो लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते, मिनिमम 1 मिल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। ये तो हमें समझ में आ गई कि जितना कंजम्पशन कर्व ऊपर से स्टार्ट होता है उतना सेविंग कर्व नीचे से स्टार्ट होता है। दूसरा, जहां पर ये इनकम लाइन को काटता है वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, जहां पर इनकम पूरी कंज्यूम हो जाती है, सेव कुछ भी नहीं होता। दैट मीन्स जब y इज इक्वल टू सी है तो s तो इक्वल टू 0 हो गया ना। यहां पर y इज इक्वल टू सी हो गया, मतलब इनकम का सारा पैसा कंजम्पशन पे लग रहा है, तो सेविंग तो कुछ हो ही नहीं रही होगी, सेविंग 0 हो गई। तो हमने इस पॉइंट को एकदम 90 एंगल पे एक्सटेंड करा, और जहां पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा इसी पॉइंट पे सेविंग 0 है, क्योंकि देखो x एक्सिस पे एज यूजुअल हम इनकम मेजर कर रहे हैं, y एक्सिस पे सेविंग, और यहाँ पर क्या कोई y एक्सिस का कोई पॉइंट आ रहा है, नहीं, ये तो 0 की तरफ जा रहा है ना। पॉइंट कैसे मेजर करते हैं, जैसे अगर ये पॉइंट है तो इसके y एक्सिस का मेजर करूंगा, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूंगा पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये इसका y वाला पॉइंट होगा। और इस पे कोई पॉइंट है तो कोई पॉइंट नहीं, तो 0 की तरफ जा रहा है, और y एक्सिस पे क्या है, सेविंग है। दैट मीन सेविंग यहाँ पर 0 है। 2 पॉइंट मिल गए, एक यहाँ से एक यहाँ से, और बस ये ऐसे हम एक्सटेंड कर देंगे, इसको ऊपर तक ले जाएंगे, हमारा सेविंग कब आ जाएगा। तो इसका स्लोप होता है वो एमपीएस होता है, ये हमने बात कर ही ली। ठीक है, एमपीसी एमपीएस क्या होता है अभी डिटेल में सब समझेंगे हम। ठीक है, ये चीज आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई हो। अच्छा, कई बार यही सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व डिराइव करने को आ जाता है, तो पहले आप ऐसे नेगेटिव से स्टार्ट करके ऊपर तक ले जाओगे सेविंग कर्व को, फिर ये 2 पॉइंट मार्क कर लोगे, एक ये एक ये। अच्छा, ये जितनी नीचे से स्टार्ट होगा उतना कंजम्पशन कर्व ऊपर से स्टार्ट, और जहां पर ये एक्स एक्सिस को काटेगा वो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया इसका, ये इसमें ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। और बस इसको फिर आप ऐसे वर्टिकली एकदम 90 पे ऐसे एक्सटेंड करके इसकी रेफरेंस लाइन पे जहां पर वो इंटरसेक्ट हो जाएगा वो कंजम्पशन कर्व का दूसरा पॉइंट होगा। समझे? अगर आपको सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व डिराइव करना है, ठीक है, 1 मिनट में आपको बता ही देता हूँ, टेंशन क्या लेनी है, बता ही देते हैं, उसमें क्या हो गया। तो ये हो गया y, ये नेगेटिव y, ये x, और दूसरे पे हम कंजम्पशन कर्व बनाएंगे हमारा, ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई y की। हमारा सेविंग कर्व कुछ ऐसे जा रहा है, ये सेव, अच्छा जितने ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है उतना ये ऊपर से, तो एक पॉइंट यहीं पर ये हो गया, ये सी बार हो गया, ये माइनस सी बार हो गया। ठीक है, और जहां पर ये एक्स एक्सिस को काट रहा है वो ब्रेक इवन पॉइंट, वो एक्सटेंड करेंगे ऐसे वर्टिकली एकदम 90 पे, तो जहां पर ये y एक्सिस को, मतलब वो y वाले कर्व को काटेगा, इनकम कर्व को, ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। ये थोड़ा एकदम से स्ट्रेट बन गया बट वैसे ये ऊपर चला जाए। ठीक है, ये हमारा कंजम्पशन कर्व ऐसे आ गया, और इसी के हम पॉइंट्स भी लिख देते थे। तो आजकल तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, हो सकता है आपके हाफ ईयरली में आ जाए, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने सेविंग कर्व को भी अच्छे से डिराइव कर लिया, और कंजम्पशन कर्व एज इट इज है। अच्छा, कई बच्चों का ये भी मन में डाउट आ सकता है कि सर अब जैसे कंजम्पशन कर्व ऊपर से स्टार्ट होता था, इसी वजह से एडी कर्व भी वाई एक्सिस से स्टार्ट होता था थोड़ा ऊपर, क्योंकि आई भी उसमें जुड़ी, तो ऐसा एएस में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे बच्चे ध्यान से देखो, जितना सी ऊपर से स्टार्ट हो रहा है उतना ही सेविंग नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बेसिकली ऐसे चलता है ये पूरा। मैं आपको अगर बताऊं अच्छे से एएस कर्व कैसे बनेगा, अच्छा सी अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो एस यहां से स्टार्ट हो रहा है, पैरेलल होंगे ये एकदम। ठीक है, और अब बच्चों का जो डाउट था कि सर एएस क्यों नहीं वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ, क्योंकि बच्चे एएस तो सी प्लस एस होता है, तो ये जितना ऊपर से स्टार्ट हुआ उतना ही नीचे से स्टार्ट हुआ, तो अल्टीमेटली तो 0 ही हो गया ना, ये एएस यहां से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी अच्छे से बात। अच्छा, पैरेलल नहीं होता, सॉरी माय बैड, कंजम्पशन और सेविंग आर नॉट ऑलवेज पैरेलल, क्योंकि उसका स्लोप एमपीसी है, उसका स्लोप एमपीएस है। जब दोनों का स्लोप इक्वल होता है तब पैरेलल होते हैं। ये आप अपने मैथमेटिक्स के क्लास 11th में चैप्टर पढ़ के आ रहे होगे, स्लोप वाला। ठीक है, चलिए
तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक विच इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और अगेन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उससे भी एमसीक्यू आते हैं और फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन उससे पहले ये पॉइंटर्स पढ़ लें हम सेविंग कर्व से जो हमने डिराइव करे। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस दैट इज पॉइंट बी वाला ब्रेक इवन पॉइंट है, सेविंग्स इज इक्वल टू 0, तो ब्रेक इवन पॉइंट। टू इट्स लेफ्ट इट इज डिस सेविंग। ये पूरा जो एरिया है ट्राइंगल का, ये पूरा ही आपका डिस सेविंग्स है, क्योंकि यहां पर सेविंग्स जो है नेगेटिव हो रही, निकाले जा रहे हैं। और सेविंग से पैसा, सेविंग का मतलब पैसा डालना होता है, इससे निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपकी जो इनकम है वो कम पड़ रही है कंजम्पशन के। और यही अगर टू दी राइट हो जाए तो वो सारा पॉजिटिव हो गया, तो यहां पर कंजम्पशन कम हो गई इनकम से, तो पैसा सेव हो रहा है बाकी का। सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस एंड रिप्रेजेंट्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ये हमने बात करी ली, पहले भी डिस्कस कर लिया इसको। स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज पॉजिटिव एज इट इंक्रीजेस, एज विद इंक्रीज इन इनकम सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस। जो स्लोप होता है इसका एमपीएस। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं। अब हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज प्रोपेंसिटी पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे जाकर चेक करिए कौन से कोर्सेज जो है अभी लाइव चल रहे हैं, उनमें एनरोल करिए, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम। बाद में बोर्ड्स के बाद ढूंढने जाओगे, पहले तो रिसर्च ही करोगे, उसमें आधा टाइम, फिर ये वो टाइम बड़ा लिमिटेड होता है उस वक्त पे, और कंपटीशन इज क्वाइट इंटेंस। ठीक है, तो एडू कैप्टन आपके लिए टाइमली कोर्सेज लेकर आ रहा है ना यार। तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो उस पर इंक्वायर कर लीजिए कौन सा कोर्स चल रहा है। कोई भी कोर्स हो, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों, आपको लेक्चर्स मिलते हैं उस पर, एआई मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिलती है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है, और सबसे बड़ी बात भैया 5 डेज मनी बैक गारंटी चलती है। ठीक है, और रिजल्ट स्पीक इन इटसेल्फ, हमें बोलने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, रिजल्ट चल रहे हैं भैया हमारे मार्केट। AIR1 CUET 2022 एडू कैप्टन का बच्चा था, IPMET 13, 24, 37 एडू कैप्टन का बच्चा था, 30+ शहीद सुखदेव, 30+ SRCC। ये 2022 के हैं, 2023 के तो बढ़िया है। और क्या SRCC में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स 20+ बच्चे एडू कैप्टन के बच्चे, शहीद सुखदेव 10+ बच्चे एडू कैप्टन के बच्चे थे यार। रिजल्ट्स तो बहुत तगड़े हैं, 100% इतने निकाले हैं हमारे बच्चों ने, भरपूर, गिनती नहीं है। यार आप भी हमारा एग्जाम्पल बन जाओ ना यार, कौन रोक रहा है तुम्हें। चलो आ जाओ। तो जो हम बात कर रहे थे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? प्रोपेंसिटी का जो वर्ड मतलब होता है वो होता है टेंडेंसी, कि हमारे इकोनॉमी में कंज्यूमर्स की क्या टेंडेंसी है टू कंज्यूम एंड क्या टेंडेंसी है टू सेव। ठीक है, ये दोनों हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहली बात समझ लो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिनको आप APC बोलते हो, और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो अभी हमने कंजम्पशन कर्व में पढ़ा था, जिनको MPC बोलते हैं। APC एवरेज, सिंपल, कंजम्पशन कितनी हो रही है अपॉन इनकम, रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया APC। सिमिलरली MPC क्या होता है? MPC मार्जिन बताता है, जहां पर भी वो क्लास 11th में मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, जहां जहां मार्जिन आया था वहां आप चेंज देखते थे। तो मार्जिनल जहां वर्ड आ गया हम चेंज देंगे, तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। इट एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन, की इनकम जो हमारी चेंज हो रही है, तो वो चेंज इनकम का मतलब इनकम जो बढ़ रही है वो बढ़ी हुई इनकम, इंक्रीज इनकम का हम कितना कंजम्पशन पे लगा रहे हैं। तो ये जो ट्राइंगल वाला होता है ये नॉर्मली चेंज के लिए यूज होता है इकोनॉमिक्स में, अदरवाइज इंक्रीज का होता है मेन, ये डिक्रीज का यही उल्टा ट्राइंगल। ठीक है, बट हम इंक्रीज का ज्यादातर यूज करते हैं और इसी को हम चेंज मान लेते हैं, इंक्रीज हो या डिक्रीज चेंज पढ़ रहे हैं। तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन। और सिमिलरली अगर हम प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़े, टेंडेंसी टू सेव, कंज्यूमर्स की क्या टेंडेंसी है सेव करने की, प्रोड्यूसर्स की जो पैसा कमा रहे हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दैट हैज बीन सेव्ड, इट हैज टू एस्पेक्ट्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम, वही S अपॉन Y, सिंपल, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इट इज MPS, द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, विच इज चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y, चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y। ठीक है,
अब इनसे रिलेटेड हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन तो इतनी नहीं आती, बहुत इजी है, मतलब आती है, एक आधी बार बोर्ड में भी आ रखा है, बट इज एमपीसी एंड बट इट्स रिलेशन विद एमपीएस, ये वो ऐसा करते हैं, पर वो तो बहुत इजी पार्ट है। मेन है इसकी प्रॉपर्टीज, इनकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। देखो जो एपीसी और एपीएस है वो नॉर्मली, एपीसी भी आपका 0 to 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है, और सॉरी एपीएस तो वैसे कभी 0 हो नहीं सकता टू बी ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो होगी, तो कंजम्पशन न्यूमरेटर कुछ ना कुछ तो रहेगा। देखो 0 एपीसी तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर 0, और वो पॉसिबल कभी है नहीं, ठीक है, और 1 हो सकता है। सिमिलरली जो आपका एपीएस है वो भी आपका 0 से 1 के बीच में होगा, 0 हो सकता है लेकिन वो 1 का भी नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी इनकम सेविंग पे सेव हो रही है, कंज्यूम कुछ हो रहा, बंदा ही मर जाएगा यार, कंज्यूम ही नहीं कर रहा कुछ, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, बोथ एपीसी एंड एपीएस लाई बिटवीन 0 and 1 जनरली, नॉट ऑलवेज, एक्सेप्शंस भी हैं जनरली। अब जब एपीसी 0 होगा, एपीएस 1 होगा। अब ध्यान से समझिएगा यार, ये देखो, ये आपका एपीसी है, ये आपका एपीएस, अगर मैं दोनों को ऐड करूं, एपीसी का फॉर्मूला C अपॉन वाई, एपीएस का फॉर्मूला S अपॉन वाई, ऐड कर दे, डिनोमिनेटर सेम, प्लस S अपॉन वाई। अच्छा C प्लस S होता क्या है? Y तो होता है, y अपॉन वाई कट गया, तो मतलब दोनों का सम क्या आएगा? 1। तो जब एपीसी 0 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है बट वैसे ही बता रहे हैं, जब एपीसी 0 हो गया तो एपीएस 1 के बराबर। सिमिलरली जब एपीएस 0 हो जाएगा तो एपीसी 1 के बराबर, ठीक है। When APC lie between 0 and 1, APS also lie between 0 and 1, सिंपल सी बात है। अच्छा, APC की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है इनिशियली, जब हम देखते हैं कि कंजम्पशन हमारी इनकम से ज्यादा होती है, तो उस केस में एपीएस जो है, एपीसी जो है वो 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि मैथ्स का रूल है, वेन एवर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा आपके सामने, ठीक है। और सिमिलरली एपीएस जो है वो 0 से कम भी हो सकता है, मतलब लेस देन 0 भी, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि शुरू में तो सेविंग्स नेगेटिव होती है ना, ये हमने देखा तो अभी, देखो शुरू में तो सेविंग्स नेगेटिव होती है, उस पर्टिकुलर केस में वो 0 से नीचे भी जा सकता है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो इनिशियल लेवल ऑफ इनकम पे होता है, वैसे नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर C 120, कंजम्पशन 120, इनकम 100 है, तो इस पर्टिकुलर केस में एपीसी कितना हो जाएगा? 1.2, और एपीएस कितना हो जाएगा? -0.2, और इसको ही बोलते हैं हम डिस सेविंग, नेगेटिव में, ठीक है। एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है, ये हमने डिराइव कर लिया। एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, क्योंकि देखो जब जब आपकी इनकम बढ़ेगी आपका एपीसी गिरता जाएगा, इसका सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जब आप इनकम बढ़ती है तो आपकी नीड्स पूरी हो रही है धीरे धीरे, तो आप सेविंग की तरफ भी ध्यान देते हो, फिर आप सेविंग की तरफ भी ध्यान देते हो। अब जो इंक्रीज पार्ट ऑफ इनकम है वो पूरा नहीं कंजम्पशन पे लगा देते, आप सोचते हो कि यार थोड़ा आप बचा भी लेता हूं, ठीक है। तो इसीलिए एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम एज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, इन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। एपीसी कैन नेवर बी 0 एज कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, ये हमने देख ही लिया। APS can also be less than 0 negative in case of dis saving, ये भी हमने देख लिया। APS rises with increase in income as proportion of saving increase, और APC क्या था? वो फॉल करता था, APS क्या होगा? वो बढ़ेगा विद इंक्रीज इन इनकम। क्यों? क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर सेव करने का भी सोचेगा, क्योंकि उसकी नीड्स अब धीरे धीरे पूरी हो रही है। अब चलते हैं वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस के कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम। ऐसे ही अगर हम एमपीसी देखें, इन दोनों को ऐड करें, एमपीसी क्या होता है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, और एमपीएस होता है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। ऐड कर दें, चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, ये चेंज इन वाई हो गया, सी चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस चेंज इन वाई, तो अल्टीमेटली एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होगा कि नहीं होगा? बोथ एमपीसी एंड एमपीएस लाइज बिटवीन 0 and 1, और ये ऑब्वियस है, ये हर बार ही होगा ऐसा, ठीक है। मतलब 1, उसमें हमने देखा एपीसी 1 से ज्यादा जा सकता है, इसमें कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि when the entire addition in income is spent on consumption, MPC is 1 and MPS is 0। जब MPC 1 होगा MPS 0 होगा ऑटोमेटिकली। सिमिलरली जब MPS 1 होगा MPC 0,
तो सारी की सारी इनकम जब आप सेव कर रहे होगे तो एमपीसी मतलब कुछ भी एडिशनल पार्ट ऑफ इनकम आप कंज्यूम नहीं कर रहे तो एमपीसी जीरो। व्हेन अ पार्ट इज दिस, ये तो आपको पता ही है 0 to 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। एमपीसी ऑफ पुअर इज मच मोर देन रिच। रिच का जो एमपीसी होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू पुअर। रीजन, क्योंकि पुअर की नीड्स पूरी नहीं होती है, तो जब उसकी इनकम बढ़ती है वो सोचता है मैं ज्यादा से ज्यादा खर्चूं, मेरी नीड्स ज्यादा पूरी हो। अमीर की तो नीड्स पहले से ही पूरी हो रही है, तो जब उसकी इनकम बढ़ती है वो सेविंग का सोचता है। रिच बंदे की एमपीसी कम होता है। ऑल्सो एमपीसी ऑफ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, बांग्लादेश एक्सेट्रा इज मोर। अब जो डेवलप कंट्री है वो वैसे ही मतलब हरा भरा है, काफी ज्यादा प्रॉस्परस है, तो वो सेव करने का ज्यादा सोचे। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वो अभी और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहती है, वो न्यू टेक्नोलॉजी और इन सब पे खर्चती है अपनी इंक्रीज इनकम का पार्ट। एमपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका एमपीसी गिरता जाएगा, सिंपल सी बात है। क्यों? और अगर एमपीसी गिर रहा है तो एमपीएस बढ़ता जाएगा, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि यार जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी कंजम्पशन तो पूरी हो रही है धीरे धीरे अच्छी खासी, तो आप सेविंग का ज्यादा सोचोगे, ठीक है। तो एमपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन कम। तो ये आपके कुछ पॉइंटर्स थे जिनको अच्छे से पता होना चाहिए, एमसीक्यू आ जाते हैं इस पे। अब चलते हैं, एक और छोटा सा एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली हम फुल एम्प्लॉयमेंट आगे जाके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनएम्प्लॉयड कौन बोलते हैं, ये वो एक्सेट्रा किसको बोलते हैं। तो देखो, पॉपुलेशन जो होती है आपकी पूरी इकोनॉमी की, जो एंटायर पॉपुलेशन होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है जो एबल टू वर्क है एंड विलिंग टू वर्क है, ठीक है। दूसरे होते हैं एबल टू वर्क, गेटिंग वर्क बट नॉट विलिंग टू वर्क। हम पॉपुलेशन में नॉट एबल टू वर्क देख ही नहीं रहे कि हर कोई एबल होता है। आजकल तो हैंडीकैप भी होते ही है ना यार, नो ऑफेंस, बट काम तो करते ही हैं। इतने रेस्टोरेंट है आपके नॉर्थ कैंपस में ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक रेस्टोरेंट है, मैं गया नहीं हूं बट मैंने ऐसे सुना है वहां पर हैंडीकैप्ड काम करते हैं, ठीक है। तो करते तो ही है। तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक विलिंगनेस टू वर्क मेन, दूसरा नॉट विलिंग टू वर्क। काम मिल रहा है फिर भी काम नहीं करना चाहता, इनको बोलते हैं वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं इनको? वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अच्छा, ये हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में नहीं आते। जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं उनकी डेफिनेशन में नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये अपनी मर्जी से खाली बैठे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वो थोड़ा ना होता है जो मर्जी से खाली बैठा हो, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं लेबर फोर्स, जो टोटल लेबर फोर्स हमारे पास अवेलेबल है काम करने के लिए। अब इसमें दो होते हैं, एक जिनको काम मिल रहा है, दूसरा जिनको काम नहीं मिल रहा। जिनको काम मिल रहा है वो वर्क फोर्स हो गई, कि विलिंगनेस भी है, काम भी मिल रहा है, तो वो काम कर रहे हैं एक्चुअली में, तो वर्क फोर्स। पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग वर्क, एक्चुअली डूइंग वर्क। और एक ऐसे होते हैं जो विलिंग तो है, लेबर फोर्स है, मतलब काम करने के लिए तैयार है, लेकिन नॉट गेटिंग वर्क। तो ये होते हैं हमारे एक्चुअली में अनएम्प्लॉयड, ये होते हैं हमारे एक्चुअली में अनएम्प्लॉयड, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कंसेप्ट। अब चलते हैं हमारे इसी की डेफिनेशंस पे। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? अ कंडीशन। अब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होगा कि जब ये एग्जिस्ट ही ना करे और पूरी की पूरी लेबर फोर्स इज इक्वल्स टू वर्क फोर्स, तब जितने काम करने के लिए अवेलेबल थे और विलिंग थे उन सबको काम मिल गया। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि हम फुल एम्प्लॉयड पे बैठे। तो कंडीशन वेयर एंटायर लेबर फोर्स, those who are able to work and willing to work, are actually engaged in some productive activity. There are two types of full employment, frictional and structural, जो मेन दो होती है, ठीक है। इसके अलावा भी बड़ी होती है, वो आप अपने उस चैप्टर में पढ़ोगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है में आपको दो पढ़नी है। एक होती है, और सॉरी, टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो। थोड़ा सा ये टाइपिंग में, टू टाइप्स ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक हो गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन अ पर्सन लीव्स वन जॉब एंड लुक्स फॉर अनदर जॉब, द पीरियड बिटवीन स्विचिंग ऑफ जॉब ड्यूरिंग विच ही डिडंट वर्क एनीवेयर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल। फ्रिक्शन बोलते हैं बहुत छोटे से टाइम को। तो जब वो एक जॉब छोड़ता है और दूसरी ज्वाइन करता है तो वो उसमें जो वो खाली बैठा,
या फिर एक जॉब छोड़ता है या छूटती है, दूसरा ढूंढता है, तो जितने टाइम वो खाली बैठा जब तक वो दूसरी जॉब मिलने लगा उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, विच इज नॉट अ मेजर कंसर्न क्योंकि उसको दूसरी जॉब मिल रही है। इट अराइजेज ड्यू टू लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, उसको मार्केट इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं थी कि यार पैसा कहाँ पर ज्यादा मिलता है, किस कंपनी में ज्यादा मिलता है। मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, वो दूसरी स्टेट में जाके काम करना चाहता था लेकिन नहीं जा पाया, मे बी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं थी, ये वो एक्सेट्रा। ये दो चीजों से मेन अराइज होता है फ्रिक्शनल अर्निंग। अगला होता है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, स्किल्स, नॉलेज। तो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन्स and the demand for specific type of person. It happens due to structural change in economy. अब जैसे कंप्यूटर का जमाना आया तो टाइपराइटर वाले जितने थे वो प्रॉब्लम हुई, क्या तो वो स्किल सीखे कंप्यूटर वाली, क्यों कंप्यूटर सारी ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर अडेप्ट कर रही थी, ठीक है। तो चेंज इन मेथड ऑफ वर्किंग लाइक कंप्यूटराइजेशन, अब एआई आएगा, के अकॉर्डिंग काम होगा, ठीक है। तो जब आप कोई दूसरी स्किल लेकर बैठे हो और मार्केट रिक्वायरमेंट की कोई दूसरी स्किल है तो आप अनएम्प्लॉयड बैठेंगे, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट तो हमने पढ़ ही लिया, जो एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, अ कंडीशन व्हेन अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स हु इज एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट अ परसिस्टिंग वेज रेट इज आउट ऑफ वर्क, और सॉरी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ये वॉलेंट्री नहीं, इनवॉलेंट्री, यही आते हैं इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में, यही आते हैं। तो कंडीशन व्हेन अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स who is able to work and willing to work at a persisting wage rate, जो मार्केट में रेट चल रहे हैं लेकिन उन्हें काम ही नहीं मिल रहा। ओनली इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग टोटल एम्प्लॉयमेंट, मतलब वॉलेंट्रली वाले जो हैं वो काउंट ही नहीं होते इसमें, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट कंसेप्ट ऑफ द क्लास विच इज एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट, और फिर उसके बाद ऑटोनॉमस इंडिविजुअल। अब मैंने आपको पहले बताया था इस चैप्टर में हम मेनली प्लान्ड वाली चीजें पढ़ने वाले, तो जितने भी प्लान्ड वाले वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एक्स एंटे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? एक्स एंटे। अब किसने बनाया, कैसे वर्ड बनाया, इसमें नहीं जाते, इतना अजीब वर्ड प्लान्ड ठीक था, इतने मतलब ये चीजें मत पूछे, बस बना दिया, आपको पढ़ना है। तो प्लान्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स दैट इज कंजम्पशन, आउटपुट, इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड एक्स एंटे मेजर्स। कई बार क्वेश्चन आता है डिफाइन एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंशिएट विद एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। और जो एक्चुअल होता है कि एक्चुअल में इतना हुआ, अच्छा प्लानिंग इतनी कर रही थी, एक्चुअल इतना हुआ, उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट। मैंने तो याद करने का सिंपल तरीका बनाया था अपने टाइम पे, पोस्ट मतलब बाद में, एक्चुअल मतलब, और सॉरी एक्चुअल तो बाद में ही होगा ना, पहले प्लान करते हो, तो एक्स एंटे पहले हो गया, एक्चुअल मतलब पोस्ट बाद में। तो एक्चुअल और रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ वेरियस वेरिएबल्स इज कॉल्ड एक्स पोस्ट वेरिएबल, एक्स पोस्ट मेजर। ऑल दी वेरिएबल्स इन द थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन आर एक्स एंटे वेरिएबल, ये पता होना चाहिए, एमसीक्यू आ जाता है। इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ये जब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, इसी यूनिट का पार्ट है, तो उसमें हम देखेंगे कि ये कंडीशन होती है, होती है एडी इक्वल टू एस एंड सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जो अगला हमारा कंसेप्ट है इसी में, विच इज ऑटोनॉमस वर्सेस इंड्यूस। ऑटोनॉमस कंजम्पशन which is free of income, which is not dependent on income. So variables that are independent of change in some factors are autonomous variables. Example, any expenditure not affected by change in level of income is called autonomous expenditure, जैसे autonomous consumption। और यही दूसरा था induced, जो income के ऊपर डिपेंड करता था। तो ऐसा कोई वेरिएबल जो किसी दूसरे के चेंज होने से खुद भी चेंज हो जाए, तो वो इन्फ्लुएंस्ड होता है दूसरे फैक्टर से, तो बोलते हैं इंड्यूस। Any expenditure that changes when the income level changes are induced expenditure, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई अच्छे से। अब हम धीरे धीरे डीप घुसते जा रहे हैं इस चैप्टर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर हमारे लिए। अगला जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है इक्विलिब्रियम का, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार टाइम से वीडियो देख लेना, लाइक कर देना, प्यार बरसा देना, हो सके तो कमेंट में हार्ट डाल देना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो व्यूज़ है, मेरे जो पॉइंट्स हैं, मेरी जो नॉलेज है वो बच्चों तक पहुंच रही है अच्छे से, ठीक है। और अगर कुछ भी चाहते हो आप कि सर थोड़ा सा पढ़ाने का स्टाइल चेंज करिए, कुछ ऐसा करिए, ये वो, तो ज़रूर वो भी बताइए। आई ऑलवेज वेलकम क्रिटिसिज्म, ताकि इंप्रूवमेंट का स्कोप मिले। आई ऑलवेज वेलकम सजेशन, ताकि हम और इम्प्रूव, ठीक है, लाइफ में हम और इम्प्रूव होने आए हैं, गंदे होने नहीं आए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।
बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।